मैन सर्च फॉर मीनिंग, जिनके लेखक हैं विक्टर फ्रैंकल। यह पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 ना देखा हो तो पहले देख लीजिए, यह उसके आगे का ही पार्ट है। कहानी शुरू करते हैं। चूँकि यह कहानी एक साधारण कैदी के रूप में मेरे अनुभवों के बारे में है, इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि मैं गर्व के बिना उल्लेख करता हूँ कि पिछले कुछ हफ्तों को छोड़कर मुझे शिविर में मनोचिकित्सक के रूप में या यहाँ तक कि डॉक्टर के रूप में भी नियुक्त नहीं किया गया था। मेरे कुछ साथी बहुत भाग्यशाली थे जो खराब गर्म प्राथमिक चिकित्सा पर्दों पर बेकार कागज के स्केप से बनी पट्टियों को लागू करने के लिए कार्यरत थे, लेकिन मैं 119 और 104 नंबर का था और ज़्यादातर समय मैं रेलवे लाइनों के लिए पटरियों की खुदाई और बिछाने में लगा रहता था। एक ज़माने में मेरा काम सड़क के नीचे पानी के मेन लाइन के लिए बिना किसी मदद के सुरंग खोदना का था। यह पैर बिना इनाम के नहीं गए। क्रिसमस 1944 से ठीक पहले मुझे तथाकथित प्रीमियम कूपन के उपहार के साथ प्रस्तुत किया गया था। ये निर्माण फर्म द्वारा जारी किए गए थे, जिन्हें हमें व्यावहारिक रूप से दास के रूप में बेचे गए थे। फर्म ने शिविर अधिकारी को प्रति कैदी प्रतिदिन निर्धारित मूल्य का भुगतान किया था। कूपनों की कीमत फर्म को 50 फेनिक थी और 6 सिगरेट के लिए बदले जा सकते थे, अक्सर हफ्तों बाद। हालांकि वे कभी कभी अपने वैधता खो देते थे। मैं 12 सिगरेट के टोकन का गर्व मालिक बन गया, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि 12 सूप के लिए सिगरेट का आदान प्रदान किया जा सकता था और 12 सूप अक्सर भूखमरी से एक बहुत ही वास्तविक रहते थे। वास्तव में सिगरेट पीने का विशेष अधिकार कैपों के लिए आरक्षित था, जिसके पास साप्ताहिक कूपनों का सुनिश्चित कोटा था, या संभवतः एक ऐसे कैदी के लिए जिसने गोदाम या कार्यशाला में फॉरमैन के रूप में काम किया था और खतरनाक काम करने के बदले में कुछ सिगरेट प्राप्त की। इसका एकमात्र अपवाद वे थे जो जीने की इच्छा खो चुके थे और अपने अंतिम दिनों का आनंद लेना चाहते थे। इस प्रकार जब हमें एक कॉमरेड को अपनी सिगरेट पीते हुए देखा तो हम जानते थे कि उसने आगे बढ़ने के लिए अपनी ताकत पर विश्वास करना छोड़ दिया है और एक बार खो जाने के बाद जीने की इच्छा शायद ही कभी वापस आती है। जब कोई बड़ी मात्रा में सामग्री की जांच करता है जो कई कैदियों के अवलोकन और अनुभवों के परिणाम के रूप में नष्ट हो गई है, तो शिविर के जीवन के लिए कैदी की मानसिक प्रतिक्रिया के 3 चरण स्पष्ट हो जाते हैं: उसके प्रवेश के बाद की अवधि और उसकी रिहाई और मुक्ति के बाद की अवधि। पहले चरण के लक्षण कुछ शर्तों के तहत सदमे हैं, यहाँ तक कि कैदियों को शिविर में औपचारिक प्रवेश से पहले भी झटका लग सकता है। मैं अपने स्वयं के प्रवेश की परिस्थितियों को एक उदाहरण के रूप में दूंगा। 1500 व्यक्ति ट्रेन से कई दिनों और रातों से यात्रा कर रहे हैं। प्रत्येक डिब्बे में 80 लोग थे। सभी को अपने सामान के ऊपर लेटना पड़ा। अपनी निजी संपत्ति के कुछ अवशेष। गाड़ियाँ इतनी भरी हुई थी
कि केवल खिड़कियां के ऊपर के हिस्से भी भोर से दूसर भाग में जाने के लिए स्वतंत्र थे। सभी को उम्मीद थी कि ट्रेन किसी न किसी हथियार कारखाने के लिए जाएगी, जिसमें हम जबरन मजदूर के रूप में नियुक्त किए जाएंगे। हमें नहीं पता था कि हम अभी भी सिलेसिया में हैं या पहले से ही पोलैंड में है। इंजन की सीटी में एक अजीबोगरीब आवाज़ थी, जैसे दुखी भार के लिए मदद के लिए पुकारा गया रोना, जिसे विनाश की ओर ले जाना तय था। फिर ट्रेन शांत हुई। जाहिर तौर पर एक मुख्य स्टेशन के पास अचानक सहयात्री के रैंक से एक रोना फूट पड़ा। एक संकेत है, ऑस्टविट्स। उस समय हर किसी के दिल की धड़कन छूट गई। ऑस्टविट्स बहुत ही भयानक था। गैस कक्षा, शमशान, नरसंहार। धीरे धीरे, लगभग झिझकाते हुए ट्रेन इस तरह आगे बढ़ी जैसे कि यह अपने यात्री को यथासंभव लंबे समय तक भयानक एहसास से बचाना चाहते हो। प्रगतिशील भोर के साथ एक विशाल शिविर की रूपरेखा दिखाई देने लगी। कांटेदार तार की बाड़ की गई पंक्तियों के लंबे खंड, वॉच टावर्स, खोज रोशनी और चीर-फाड़ वाली मानव आकृतियां के लंबे स्तंभ, भोर की धूसर रंग में घुसर, सीधी उजाड़ सड़कों पर ट्रैकिंग करते हुए। हम किस गंतव्य को नहीं जानते थे। अलग अलग नारे और आदेश की सीटी बज रही थी। हम उनके अर्थ नहीं जानते थे। मेरी कल्पना ने मुझे फांसी के फंदे पर लटके हुए लोगों के साथ देखने के लिए प्रेरित किया। मैं भयभीत था, लेकिन यह भी वैसा ही था, क्योंकि कदम दर कदम हमें एक भयानक और अत्यधिक भयावहता की आदी होने था। आखिर में हम स्टेशन में चले गए। आज्ञाओं से प्रारंभिक मौन बाधित हो गया। हमें तब से उन खुरदरे तीखों स्वरों को सभी शिविरों में बार बार गर्म करता था। उनकी आवाज़ लगभग एक पीड़ित के आखिरी रोने की तरह थी, और फिर भी एक अंतर था। वह कर्कश स्वरभंग कर रहा था, मानो वह किसी ऐसे व्यक्ति के गले से निकला हो जिसे इस तरह चिल्लाते रहना था। एक आदमी जिसकी बार बार हत्या की जा रही थी। गाड़ी के दरवाजे खुले हुए थे और कैदियों की एक छोटी टुकड़ी अंदर घुस गई। उन्होंने धारीदार वर्दी पहनी हुई थी। उनके सिर मुंडाए हुए थे, लेकिन वे अच्छी तरह से खिलाए हुए लग रहे थे। उन्होंने हर संभव यूरोपीय भाषा में बात की और सभी एक निश्चित मात्रा में हास्य के साथ, जो परिस्थितियों में अजीब लग रहा था। एक डूबते हुए आदमी की तरह एक तिनके को पकड़ते हुए मेरी जन्मजात आशावाद इस विचार से चिपकी हुई थी, ये कैदी काफ़ी अच्छे दिखते हैं। वे अच्छी आत्माओं में लगते हैं और हंसते भी हैं। कौन जाने, मैं उनकी अनुकूल स्थिति साझा करने का प्रबंधन कर सकता हूँ। मनोरोग में एक निश्चित स्थिति होती है जिसे भ्रम का निवारण के रूप में जाना जाता है। निंदा करने वाले व्यक्ति को उसके निष्पादन से ठीक पहले यह भ्रम हो जाता है कि उसे अंतिम समय में पुनः प्राप्त किया जा सकता है।
हम भी आशा की किरणों से चिपके रहे और अंतिम क्षण तक विश्वास किया कि यह उतना बुरा नहीं होगा। उन बंदियों के लाल गाल और गोल चेहरों को देखकर ही बड़ा हौसला मिला। तब हमें काम ही पता था कि उन्होंने एक विशेष रूप से चुने गए अभिजात वर्ग का गठन किया था, जो वर्षों से नए परिवहन के लिए प्राप्त करने वाले दस्ते थे, क्योंकि वे दिन ब दिन स्टेशन पर लुढ़कते थे। उन्होंने नए आगमन और उनके सामान, दुर्लभ वस्तुओं और तस्करी के आभूषणों की जिम्मेदारी संभाली। पिछले साल के युद्ध में इस यूरोप में ऑस्विट्ज़ एक अजीब जगह रहा होगा। विशाल भंडारगृहों में ही नहीं, एसएस के साथ में भी रहा होगा। सोना चांदी, प्लेटिनियम और हीरे का अनोखा खजाना। 1500 बंदियों को एक शेड में रखा गया था, जो संभवतः अधिकतम 200 को समायोजित करने के लिए बनाया गया था। हम ठंडे और भूखे थे और सभी के लिए नंगे बगीचों में बैठने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी। लेटने की तो बात ही छोड़िए। 4 दिनों में एक 5 ओस रोटी ही हमारा एकमात्र भोजन था। हाँ, मैंने शीर्ष सौदों के प्रभारी वरिष्ठ कैदियों को प्राप्त करने वाले पक्ष के एक सदस्य के साथ प्लेटिनियम और हीरे से बने टाई पिन के बारे में सुना। अधिकांश मुनाफे को अत्यंत शराब के टुकड़ों के लिए कारोबार किया जाएगा। मुझे याद नहीं है कि समलैंगिक शाम के लिए आवश्यक स्नैप्स की मात्रा को खरीदने के लिए कितने हजारों अंकों की आवश्यकता थी, लेकिन मुझे पता है कि उन लंबी अवधि के कैदी को स्नैप्स की आवश्यकता थी। ऐसे परिस्थितियों में उन्हें खुद की डोप करने की कोशिश करने के लिए कौन दोषी ठहरा सकता है? कैदियों का एक और समूह था जो एसएस द्वारा लगभग असीमित मात्रा में शराब की आपूर्ति करता था। ऐसे व्यक्ति थे जो अच्छी तरह से जानते थे कि एक दिन पुरुषों के एक नई पारी से उन्हें राहत मिलेगी और उन्हें एक नई पारी से राहत मिलेगी पुरुषों की, और उन्हें जल्लाद की अपनी लागू भूमिका को छोड़ना होगा और स्वयं शिकार बन गए। हमें परिवहन में लगभग हर कोई इस भ्रम में रहता था कि उसे राहत मिल जाएगी, फिर भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें उस दृश्य के पीछे के अर्थ का एहसास नहीं था जिसका वर्तमान में पालन करना था। हमें ट्रेन में अपना सामान छोड़ने और 2 पंक्तियों में गिरने के लिए कहा गया था। एक तरफ महिलाएं और दूसरी तरफ पुरुष। एक वरिष्ठ एसएस अधिकारी के पास फाइल करने के लिए आदमी द्वारा पुरुष। मुझे एहसास हुआ कि मेरे बैग को देखने वाले अधिकारी के लिए यह खतरनाक होगा। वह कम से कम मुझे नीचे गिरा देगा। मुझे पता है कि पिछले अनुभव से सहज भाव से मैं सीधे अधिकारी के पास पहुंचा ताकि वह मेरे भारी बोझ पर ध्यान ना दे। तब मैं उसके साथ आमने सामने था। वह अपनी बेदाज वर्दी में दुबले पतले और फिट दिखने के लिए एक लंबा आदमी था।
हमारे लिए कितना विपरीत था, जो हमारी लंबी यात्रा के बाद गंदे और गंदे थे। उन्होंने अपने बाएं हाथ में से अपनी दाहिन दाहिनी कोहिनी का समर्थन करते हुए लापरवाह सहजता का स्वयं अपनाया था। उसका दाहिना हाथ उठा हुआ था और उस हाथ की तर्जनी से उसने बहुत इत्मीनान से दाईं या बाईं और इशारा किया। हम में से किसी को भी पुरुषों की उंगली के उस छोटे से आंदोलन के पीछे के भयावह अर्थ का जरा सा भी अंदाजा नहीं था, जो अब दाईं और अब बाईं ओर इशारा कर रहा है, लेकिन कहीं अधिक बार बाईं ओर। यह मेरी बारी थी कि किसी ने मुझसे फुसाया कि दाहिनी ओर भेजे जाने का मतलब काम होगा। बीमारों के लिए बाईं ओर का रास्ता और काम करने में असमर्थ लोगों के लिए, जिन्हें एक विशेष शिविर में भेजा जाएगा। मैंने बस चीज़ों के अपने पाठ्यक्रम में आने का इंतज़ार किया। ऐसे कई बार आने वाला पहला मेरा हथौड़े ने मुझे थोड़ा नीचे बाईं ओर तोला, लेकिन मैंने सीधा काम करने का प्रयास किया। एसएस आदमी ने मेरी तरफ देखा, हिचकिचाया, फिर अपने दोनों हाथ मेरे कंधों पर रख दिया। मैंने स्मार्ट देखने की बहुत कोशिश की और उसने मेरे कंधों को बहुत धीरे से घुमाया जब तक कि मैं सही नहीं हो गया और मैं उस तरफ चला गया। शाम को हमें फिंगर गेम का महत्व समझाया गया। यह पहला चयन था, हमारे अस्तित्व या गैर अस्तित्व पर किया गया पहला फैसला। हमारे अधिकांश परिवहन के लिए लगभग 90% इसका अर्थ मृत्यु था। उनकी सजा अगले कुछ घंटों के भीतर पूरी कर ली गई। जिन्हें बाईं ओर भेजा गया, उन्हें स्टेशन से सीधे शमशान घाट तक पहुंचाया गया। इस इमारत, जैसे कि मुझे वहां काम करने वाले किसी व्यक्ति ने बताया था, कई यूरोपीय भाषा में इसके दरवाजे पर स्नान शब्द लिखा हुआ था। प्रवेश करने पर प्रत्येक कैदी को साबुन का एक टुकड़ा दिया गया था और फिर दयापूर्वक मुझे उसके बाद की घटना का वर्णन करने की आवश्यकता नहीं है। इस भयावहता के बारे में कई खाते लिखे गए हैं। हम जो बचाए गए, हमारे परिवहन के अल्पसंख्यक ने शाम को सच्चाई का पता लगाया। मैंने उन कैदियों से पूछताछ की जो कुछ समय से वहाँ थे, जहाँ मेरे सहयोगी और दोस्त को भेजा गया था। क्यों उन्हें बाईं ओर भेजा गया था? हाँ, मैंने जवाब दिया। तो आप उसे वहाँ देख सकते हैं, मैं कहा गया। कहाँ? एक हाथ ने चिमनी से कुछ 100 गज की दूरी पर इशारा किया, जो पोलैंड के भूरे आकाश में लौ का एक स्तंभ भेज रही थी। यह धूम्रपान करने के लिए एक भयावह बादल में घुल गया। यही वह जगह है जहाँ तुम्हारा दोस्त है, स्वर्ग तक तैर रहा है, जवाब था। लेकिन मुझे तब तक समझ में नहीं आया जब तक कि मुझे दर्द भरे शब्दों में
सच नहीं बताया गया, लेकिन मैं अपनी बारी से बातें कह रहा हूँ। एक मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से स्टेशन पर उस भौर के विराम से लेकर शिविर में हमारी पहली रात के विश्वास तक हमारे सामने एक लंबा लंबा रास्ता तय करना था। एसएस गार्डों द्वारा भरी हुई बंदूकों के साथ हमें स्टेशन से विद्युत आवेशित कंटीले तारों से शिविर के माध्यम से सफाई स्टेशन तक चलाने के लिए बनाया गया था। हम में से जिन्होंने पहला चरण पास किया था, उनके लिए यह एक वास्तविक स्नान था। फिर से राहत के हमारे भ्रम की पुष्टि हुई। एसएस आदमी लगभग आकर्षक लग रहा था। जल्द ही हमें उनका कारण पता चल गया। वे हमारे लिए तब तक अच्छे थे जब तक वे हमारी कलाई पर घड़ियां देखते थे और हमें अच्छे अर्थों में उन्हें सौंपने के लिए राजी कर सकते थे। क्या हमें अपनी सारी संपत्ति वैसे भी नहीं देनी होगी, और उस अपेक्षाकृत अच्छे व्यक्ति के पास घड़ी क्यों नहीं होनी चाहिए? शायद एक दिन वह एक अच्छा मोड़ लेगा। हम शेड में इंतजार कर रहे थे, जो कृटाग्रोशोधन कक्ष के लिए प्रवेश द्वार लग रहा था। एसएस आदमी दिखाई दिया और कंबल फैला दिया, जिसमें हमें अपना सारा सामान, अपनी सारी घड़ियां और गहने फेंकने थे। हमारे बीच अभी भी भोले भाले कैदी थे, जिन्होंने पूछा। अधिक अनुभवी लोगों के मनोरंजन के लिए, जो सहायक के रूप में थे, अगर वे शादी की अनूठी पदक या सौभाग्य का टुकड़ा नहीं रख सकते थे। कोई अभी तक इस बात को समझ नहीं पाया था कि सब कुछ छीन लिया जाएगा। मैंने एक पुराने कैदी को अपने विश्वास में लेने की कोशिश की। चुपके से उसके पास आकर मैंने अपने कोट की भीतरी जेब में कागज के रोल की ओर इशारा किया और कहा, देखो, यह एक वैज्ञानिक पुस्तक की पांडुलिपि है। मुझे पता है कि आप क्या कहेंगे, कि मुझे अपने जीवन से बचने के लिए आभारी होना चाहिए, कि मैं भाग्य से उम्मीद कर सकता हूँ, लेकिन मैं अपनी मदद नहीं कर सकता। मुझे इस पांडुलिपि को हर कीमत पर रखना चाहिए। इसमें मेरे जीवन कार्य शामिल है। क्या आप इसे समझते हैं? हाँ, वह समझने लगा था। एक मुस्कुराहट उसके चेहरे पर धीरे धीरे फैल गई। पहले दयनीय, फिर अधिक खुश, उपहार संपूर्ण, अपमानजनक, जब तक कि उसने मेरे प्रश्न के उत्तर में मुझ पर एक शब्द नहीं बोला। एक ऐसा शब्द जो शिविर के कैदियों की शब्दावली में हमेशा मौजूद था, बकवास। उस क्षण में ने स्पष्ट सत्य देखा, और वह किया जो मेरी मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया के पहले चरण के अंतिम बिंदु को चिह्न करता है। मैंने अपना पूरा पूर्व जीवन समाप्त कर दिया। अचानक मेरे साथी यात्रियों के बीच एक हलचल हुई। जो मेरे साथ खड़े थे, पीला, डरे हुए चेहरे, बेबसी से बहस करते हुए। फिर से हमने कर्कश चिल्लाहट की आज्ञा सुनी। हम स्नान के तत्काल प्रवेश द्वार में बाहर कर रहे थे। एक
एसएस आदमी के आसपास इकट्ठे हुए थे, जो तब तक इंतज़ार कर रहे थे जब तक हम सब नहीं आ गए। फिर उसने कहा, मैं तुम्हें 2 मिनट दूंगा और मैं तुम्हें अपनी घड़ी से समय दूंगा। उन 2 मिनटों में तुम्हें पूरी तरह से कपड़े उतारोगे और अब कुछ फर्श पर गिरा होगा जहां तुम खड़े हो। तुम अपने साथ कुछ भी नहीं ले जाओगे, जूते, आपकी बेल्ट या सस्पेंडर्स और संभवत एक ट्रस। मैं अब गिनना शुरू कर रहा हूँ। अकल्पनीय जल्दबाजी में लोगों ने अपने कपड़े फाड़ दिए। जैसे जैसे समय छोटा होता गया, वे तेजी से घबराने लगे और अपने अंडरवियर, बेल्ट और फावड़ी को अनाड़ी रूप से खींच लाए। फिर हमने कोड़े मारने की पहली आवाज़ें सुनी। नग्न शरीरों पर चमड़े की पट्टियाँ नीचे गिरती हैं। उसके बाद हमें मुंडा होने के लिए दूसरे कमरे में ले जाया गया। न केवल हमारे सिर काटे गए, बल्कि हमारे पूरे शरीर पर एक बाल भी नहीं बचा। फिर शावर पर, जहाँ हम फिर से लाइन में खड़े हुए, हम मुश्किल से एक दूसरे को पहचानते थे, लेकिन बड़ी राहत के साथ कुछ लोगों ने देखा कि स्प्रे से असली पानी टपक रहा है। जब हम स्नान की बाट जो रहे थे, तो हमारे नंगापन हमारे पास घर ले आया। हमारे पास वास्तव में कुछ भी नहीं था। अब हमारे नंगे शरीर से भी कम बाल की उम्मीद है। हमारे पास जो कुछ भी था, वह वस्तुतः हमारा नग्न अस्तित्व था। हमारे पिछले जन्मों के साथ एक भौतिक कड़ी के रूप में हमारे लिए और क्या रह गया। मेरे चश्मा और मेरा कमरबंद मेरे लीधे थे। बाद में रोटी के टुकड़े के लिए विनिमय करना पड़ा। ट्रेस के मालिकों के लिए दुकानों में एक अतिरिक्त उत्साह था। शाम को हमारी झोपड़ी के प्रभारी वरिष्ठ कैदियों ने एक भाषण के साथ हमारा स्वागत किया, जिसमें उन्होंने हमें सम्मान का बचपन दिया कि वह व्यक्तिगत रूप से उस भीम से लटकाएंगे। उन्होंने उसे किसी भी व्यक्ति को इंगित किया जिसने पैसे या कीमती पत्थरों को सील दिया था उनसे ट्रस्ट में, जिन्होंने गर्व से समझाया कि एक वरिष्ठ निवासी के रूप में शिविर के कानूनों में उन्हें ऐसा करने का अधिकार था। जहाँ तक हमारे जूतों की बात है, मामला इतना आसान नहीं था। हालांकि हम उन्हें रखने वाले थे जिनके पास काफ़ी अच्छे जोड़े थे, आखिरकार उन्हें छोड़ना पड़ा और बदले में उन्हें जूते दिए गए जो फिट नहीं थे। असली मुसीबत में वे कैदी थे जिन्होंने वरिष्ठ कैदियों में स्पष्ट रूप से अच्छी तरह से सलाह का पालन किया था और शीश को काटकर अपने जैकबूट को छोटा कर दिया था। फिर कटे हुए किनारों पर साबुन लगाकर तोड़-फोड़ को छिपाने के लिए एसएस आदमी को लग रहा था कि वह बस इंतज़ार कर रहा था वह इस अपराध से कभी संदिग्धों को बगल के एक छोटे से कमरे में जाना पड़ा। कुछ समय बाद
हमने फिर से पट्टे को कोड़े मारने और प्रताड़ित पुस्तों की चीखें सुनी। इस बार यह काफ़ी समय तक चला। इस प्रकार हम में से कुछ लोग के मन में जो भ्रम था वह एक एक करके नष्ट हो गया और फिर अप्रत्याशित रूप से हम में से अधिकांश हाशिए में गंभीर भावना से दूर हो गए। हम जानते थे कि हमारे इतनी हास्यास्पद नग्न जीवन की उम्मीद में खोने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं था। जब बारिश शुरू हुई तो हम सभी ने अपने बारे में और एक दूसरे के बारे में मजाक करने की बहुत कोशिश की। आखिरकार स्प्रह से ही असली पानी निकला। स्प्रह मतलब आंसू। यह पार्ट 2 था। आगे का पार्ट जानने के लिए देखते रहिए, और आप इसी तरह के आगे देखना चाहते हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।